हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पढ़ा था इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं कि जो कि उतना ही स्पेस लेते हैं जो उनके कंटेंट होता है या रिक्वायर्ड होता है। और ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं कि वो पूरे लाइन का स्पेस ले लेते हैं, जहां भी वो इंसर्ट करते हैं हम वहां का वो पूरा स्पेस ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने समझा था, जैसे ये हेडिंग एलिमेंट है, तो इसको जब हम इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पर हेडिंग में जाएंगे, हेडिंग में जैसे ही हम माउस का कर्सर ले जाएंगे यहाँ कोड में, तो हमको ये दिखाएगा कि उस ब्लॉक का जो कितना स्पेस कैप्चर कर रहा है, वो ब्लॉक या वो एलिमेंट कितना स्पेस कैप्चर कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही जितने भी हेडिंग एलिमेंट होते हैं वो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। सीएसएस के थ्रू हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं इनलाइन एलिमेंट में, है ना। और उसको एक दूसरे, जैसे कोई ब्लॉक एलिमेंट है उसको इनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी समझ रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट इनलाइन होते हैं और कौन कौन से ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो जो ये अपना, जैसे यूएल हमने लिया था एक लिस्ट एलिमेंट, लिस्ट एलिमेंट भी कौन सा एलिमेंट होता है? ब्लॉक एलिमेंट होता है। ऐसे ही एल आई एलिमेंट कितना स्पेस लिया है? पूरा स्पेस लिया है। ठीक है ना, तो इनको भी हम इनलाइन बना सकते हैं ब्लॉक एलिमेंट से। ऐसे ही जो हमारी इमेज होती है वो इनलाइन एलिमेंट होती है, मतलब वो पूरा स्पेस नहीं लेती है, जितनी बड़ी इमेज रहती है उतना ही स्पेस लेती है, उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट चालू होता है। आज हम पढ़ेंगे कि डिव और स्पैन क्या होते हैं। कोई भी वेबसाइट देखेंगे जैसे हम, तो उसमें लगभग 80% काम डिव और स्पैन से होता है। लाइक जैसे एक वेबसाइट है स्ट्राइप, मैं एग्जांपल के लिए ऐसे ही कोई भी वेबसाइट ले रहा हूं, इसको हम इंस्पेक्ट करके देखेंगे। तो ये देखिए, डिव है, फिर डिव, फिर डिव, ये सेक्शन हेडर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 80% काम हमारा डिव में होता है। और ये जितना अभी तक हमने पढ़ा है, जैसे अंडरलाइन करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, वो सारे काम हम स्पैन में भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। सीएसएस की हेल्प से कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डिव क्या होते हैं और स्पैन क्या होते हैं। तो यहाँ पर डिव जो होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, मतलब ब्लॉक के जैसे बिहेव करता है। और स्पैन क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट होता है। इसका यूज करके हम देखेंगे, तो हम ओपन कर लेते हैं अपना कोड, और क्यों यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोड हम हमारा ओपन हो रहा है। पेज 2 भी ओपन है, कोड भी ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं कोई डिव, जैसे डिव एलिमेंट लिया, डिव एलिमेंट में हमने कोई टेक्स्ट डाला। हमने टेक्स्ट इंटर किया, दिस इज डिव एलिमेंट। अब इसका हम देखते हैं प्रीव्यू, ये कैसा दिख रहा है हमारे ब्राउजर में। दिस इज डिव एलिमेंट। इसने क्या किया है कि बाकी जो एलिमेंट थे इसके बाद के, जैसे ये हमने एक सिंबल लिया था टी स्ट्रोक का, और उसके बाद एक लिंक, ये दोनों क्या है? इनलाइन एलिमेंट है। लेकिन इसको क्या किया है उसने? नेक्स्ट लाइन में पुश कर दिया है। मतलब ये एलिमेंट कौन सा है? ब्लॉक एलिमेंट है। इसको हम चेक करेंगे तो ये ब्लॉक एलिमेंट है। इसके कोड में हम माउस का कर्सर ले जाएंगे इंस्पेक्ट करके, तो ये दिखाएगा कि इसने पूरा स्पेस जो है वो कैप्चर करके रखा है।
ऐसे ही मान लीजिए हम कोई div के अंदर ही स्पैन लेते हैं, स्पैन, और इसके अंदर लिखते हैं दिस इज स्पैन टेक्स्ट, ठीक है। और इसका प्रीव्यू हम देखते हैं ब्राउजर में कैसा दिखता है। अब ये देखिए, दिस इज div एलिमेंट, और जो स्पैन था उसके अंदर उसने कुछ पुश नहीं किया, मतलब स्पैन के बाद भी अगर हम कोई नेक्स्ट स्पैन लेते हैं, दिस इज सेकंड एलिमेंट, नेक्स्ट स्पैन लिया हमने, दिस इज सेकेंड स्पैन एलिमेंट, तो क्या हुआ, एक स्पैन जो है, एक स्पैन एलिमेंट दूसरे स्पैन एलिमेंट को ना तो पुश किया कि वो अगली लाइन में जाए, और ना ही वो अगली लाइन से स्टार्ट किया। तो स्पैन क्या होगा हमारा, इनलाइन एलिमेंट होगा, और div क्या होगा, ब्लॉक एलिमेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ div को हम करके देखते हैं, जैसे एक लिया div मैंने, दिस इज div 1, और अगला div लेते हैं, दिस इज div 1, और इसका ये 2, इसका प्रीव्यू देखेंगे हम ब्राउजर में। तो ब्राउजर सेव कर देता हूँ, एक्चुअली मैं इसको साइड बाय साइड रख लेता हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। एक बार में दोनों चीजें अपन रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है ना। ये मैंने क्या लिखा यहाँ, दिस इज div 1, तो यहाँ क्या आ गया, दिस इज div 1। अब दूसरा div मैंने चालू किया तो क्या आ गया, दूसरी लाइन से स्टार्ट हो गया, मतलब उसने पूरा स्पेस कैप्चर कर लिया उसके आगे का, इसके पास कंटेंट कम है फिर भी उसने पूरा स्पेस कैप्चर कर लिया, ठीक ना। और ये div 2 का भी स्पेस, हाँ, div 2 ने भी पूरा स्पेस कैप्चर कर लिया। लेकिन जब हम स्पैन लेंगे तो वो क्या करता है कि वो दूसरे लाइन में नहीं आता। दिस इज स्पैन 1, दिस इज स्पैन 2, और रिफ्रेश करते हैं, देख, दिस इज स्पैन 1 और दिस इज स्पैन 2, और उसने आगे वाले कंटेंट को भी, वो इनलाइन कंटेंट थे तो उनको भी फोर्स नहीं किया कि वो अगली लाइन से स्टार्ट करे। तो div और स्पैन क्या होते हैं, दो तरह के एलिमेंट होते हैं। एक div जो होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, और स्पैन क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है। इनलाइन एलिमेंट मतलब कि वो पूरा स्पेस कैप्चर नहीं करेगा, जितना उसके अंदर कंटेंट है उतना ही स्पेस वो कैप्चर करेगा। अब इनका यूज क्यों करते हैं ये हम देखेंगे। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने एक सेक्शन बनाया, जैसे मान लीजिए ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का हमने एक सेक्शन बनाया। अब क्या होता है कि ये ऐसे ही खुला हुआ रखा रहता है, तो हम क्या करेंगे, div एक कंटेनर के रूप में काम करेगा यहाँ, मतलब कि वो लाइन ब्रेक तो कर ही देगा पूरे सेक्शन को, मतलब पुराना जो सेक्शन होगा वो नई लाइन से स्टार्ट होगा, और जो नया सेक्शन है वो भी नए लाइन से स्टार्ट होगा, और उसके बीच में हमारा कंटेंट लिखा रहेगा, ठीक ना। तो div के अंदर हम कर देंगे, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट कोई भी इसमें, अब वीडियो एलिमेंट हमारे पास शायद वो वीडियो गायब हो गया है तो ये मैं हटा देता हूँ। देखिए यहाँ सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट कोई भी फर्क नहीं पड़ा है अपने फ्रंट एंड में, जो भी हमारा प्रीव्यू दिख रहा है, लेकिन हमने उसको क्या किया है, एक कंटेनर के अंदर रख दिया है कि जो हमारा एक सेक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, वो यहाँ पर खत्म हुआ है। तो हम जब भी कोई, जैसे ही मान लीजिए हमने पोयम का एक सेक्शन बनाया, तो HR के थ्रू हमने दूसरे एलिमेंट से अलग तो कर दिया है, लेकिन हमको ये सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, एक div एलिमेंट लेंगे और इस div एलिमेंट के अंदर हम अपना ये सेक्शन डाल देंगे, तो हमको क्लियरली पता चलेगा कि जो हमारा div एलिमेंट है ये अलग है, ये सेक्शन, और ये सेक्शन हमारा अलग है।
देखिए कोई भी प्रीव्यू में कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा पोयम, लेकिन कोड देखने में अच्छा लगने लगेगा कि कोड में ये जो सेक्शन है वो अलग है और ये जो सेक्शन है वो अलग है। मतलब हम उसको एक कंटेनर में डाल दिए हैं डिव के अंदर। तो वो क्या होगा, हमारा जब कोड कोई समझेगा हमारा कोड आके, तो उसको क्लियरली पता चलेगा कि ये एक अलग सेक्शन है और ये एक अलग सेक्शन है। ऐसे ही जब हमको इनलाइन एलिमेंट को एक साथ रखना होता है तो हम क्या करते हैं, स्पैन के थ्रू रखते हैं। क्या करते हैं, स्पैन के थ्रू। जैसे मान लीजिए ये एक इनलाइन एलिमेंट है, इसको हम स्पैन के अंदर रखिए, स्पैन के अंदर रख लिए। इसको थोड़ा सा छोटा, इसको थोड़ा सा बड़ा, इसको स्पैन के अंदर रख लिए। ये वाला भी अगर हमको एलिमेंट है उसको, ये वाला जो एलिमेंट है जो खाली पड़ा हुआ है किसी भी टैग के अंदर नहीं है, उसको हम क्या कर लिए, एक स्पैन के अंदर रख लिए। मतलब कोई भी जो टेक्स्ट है वो हमारा ओपनली नहीं रखा रहेगा, वो किसी ना किसी टैग के अंदर रहेगा। तो किसके अंदर हम रख सकते हैं, इसका कोई स्टाइल नहीं होता, मतलब इससे कोई हमारा कंटेंट का साइज या फिर उसका फॉर्मेट चेंज नहीं होता, जैसे कि बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में होता है। ठीक है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको क्या होगा कि हर एलिमेंट जो है वो किसी न किसी टैग के अंदर हमारा होगा, जिससे कि हम इसके अंदर मान लीजिए कोई हम स्टाइल देना चाहें या फिर इसका फॉर्मेट चेंज कर पाए, तो इस स्पैन का हम फॉर्मेट चेंज कर देंगे तो उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो div और स्पैन का यूज हम CSS में सबसे अच्छा देखेंगे। जब हम CSS का यूज करेंगे तो div और स्पैन का आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आखिर यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो अभी हमको सिर्फ समझना है कि div एलिमेंट क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है, div एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट होता है, और जो स्पैन एलिमेंट होता है, स्पैन टैग होता है, वो इनलाइन एलिमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा br टैग। ये सब सुपर स्क्रिप्ट टैग तो हम पढ़ चुके हैं पहले से। div और स्पैन भी आज हमने पढ़ लिया, तो ये याद रखेंगे क्योंकि 80% हमारी जो वेबसाइट होती है, जैसे कि मैंने अभी तक आपको इतने सारे टैग दिखाए हैं, यहाँ तक कि बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वाले भी ज्यादातर यूज नहीं करता कोई वेबसाइट में। अपनी जो कोई वेबसाइट बनाता है तो उसमें ये यूज नहीं करते हैं, div और स्पैन सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जैसे हम अपनी वेबसाइट W3 स्कूल खोल लेते हैं और यहाँ चेक करते हैं क्या क्या है। देखिए उन्होंने क्या किया है कि जैसे हमारा एक, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फुल पेज में तो दिखेगा सही से। ठीक, जैसे उन्होंने क्या किया है कि ये पूरा ब्लॉक बनाया है, इस ब्लॉक के ऊपर हम लेके जाएंगे। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ है, डिव से स्टार्ट हुआ है। ये देखिए ये पूरा ब्लॉक जो है वो डिव से स्टार्ट हुआ है। तो उसने एक कंटेनर बनाया डिव का, और उसके अंदर उसने जो भी उसके अंदर के एलिमेंट है, रिलेटेड एलिमेंट थे, वो उसके अंदर उसने डाल दिए। देखिए ये डिव के अंदर डाल दिया। अब देखिए कुछ जैसे ये वीडियो टैग देखते हैं, ये इसका स्टाइल जो अलग है रेड कलर में है, लेकिन इसने क्या किया है कि एक नया टैग लिया है, एक कोड टैग होता है। ठीक है ना, उसमें भी वो भी इनलाइन एलिमेंट होता है, लेकिन वो क्या करता है कि स्टाइल करने की हमको सुविधा देता है। जैसे ये CSS में क्या किया है, उन्होंने एक क्लास दी है और उस क्लास को यहाँ डिफाइन किया होगा कि क्या है। जैसे फॉन्ट साइज 105%, बैकग्राउंड ये दिया है, ये कलर इसका बैकग्राउंड का कलर। ठीक है ना, फॉन्ट का कलर इसने दिया है रेड, जो कि दिख रहा था हमको, ये रेड कलर का। और भी देखते हैं कि कैसे यूज किया है। जैसे ये टिप, टिप देखिए, टिप को एक टैग इसने दिया है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग भी क्या करता है कि उसको बोल्ड करता है, जैसे बी टैग होता है ना अपना बोल्ड करने के लिए, ऐसे एक स्ट्रॉन्ग टैग होता है बोल्ड करने के लिए। चेक,
सर कलर कैसे चेंज होता है वो सीएसएस के थ्रू हम आपको बताएंगे। जब सीएसएस का चैप्टर स्टार्ट होगा तब हम आपको बताएंगे कि कलर कैसे चेंज होता है। अभी देख लेंगे कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट कैसे काम करता है। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए आपने एक ब्लॉक एलिमेंट ले लिया है और उसके बगल में आपको कोई सा एलिमेंट चाहिए, तो वो नहीं आएगा जब तक कि आप उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे इनलाइन एलिमेंट में। देखिए कभी हम वेबसाइट कोई देखते हैं तो उसमें क्या है कि कभी चैट कोई आता है तो दो मैसेज अगर हमारे पास पड़े होते हैं तो वो क्या करता है, वहां दिखाता है कि दो मैसेज हमारे पेंडिंग पड़े हैं जो कि हमने अभी देखे नहीं है। तो ये क्या किया है कि एक एंकर एलिमेंट जैसे हमने न्यूज लिया है, ठीक ना, और देखिए ब्रेक लाइन से उसने ब्रेक किया है, लाइन को ब्रेक करने के लिए उसने बी आर टैग का यूज किया है। फिर उसने क्या किया है कि ये कंटेंट हमको अलग से चाहिए जिसमें कि वो हम अलग से स्टाइल दे सके उसको। तो उसने क्या किया है कि स्पैन में लिया है 5 को, सिर्फ 5 को, और फिर इसने बेजेस का अलग से स्टाइल दिया होगा। देखिए उसने क्या किया है कि कलर व्हाइट कलर में दिख रहा है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये है, और उसका जो बॉर्डर रेडियस है, ये सारी चीजें हम स्टाइल के थ्रू उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये न्यूज के आगे डायरेक्ट ऐसे 5 लिखा होता तो सिर्फ हमको 5 को अगर स्टाइल करना है, मतलब 5 का फॉर्मेट चेंज करना है, तो क्या होगा, न्यूज का भी चेंज होगा। तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को, इनलाइन एलिमेंट को अलग करने के लिए भी स्पैन का यूज करते हैं। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करने के लिए भी स्पैन का यूज करते हैं। जैसे ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट अलग है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों अलग है, तो दोनों को हम अलग अलग तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर वो अलग है तभी हम डेकोरेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, फिर तो एक ही साथ डेकोरेट होगा क्योंकि वो एक ही एलिमेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा कल आया था कि जैसे मान लीजिए कोई लिंक हमको देना है, तो क्या हम इमेज को भी लिंक दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो वो भी हम दे सकते हैं। क्या करेंगे, जैसे एंकर टैग करेंगे और एंकर टैग के अंदर हम क्या करेंगे, इमेज दे देंगे। जो भी कंटेंट हम देंगे तो ये लिंक बन जाएगा। एंकर टैग के अंदर जो भी एलिमेंट हम देंगे, जैसे मान लीजिए हमने इमेज टैग ले लिया और इसका सोर्स लेते हैं गूगल में, सर्च किया हमने व्हाट्सएप आइकन। ये व्हाट्सएप आइकन को हम ओपन कर लेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस। अब सही से आएगा। ये इमेज का एड्रेस हमने कॉपी कर दिया। ये देखिए, इसमें क्लिक करेंगे तो हम उस लोकेशन पर स्विच कर जाएंगे। जैसे अभी ये व्हाट्सएप का मैंने लिंक दिया है, इसका हाइट विड्थ भी सेट कर देंगे, हाइट 35। अब ये स्क्वायर इमेज है तो विड्थ देने की जरूरत नहीं है। अब इस इमेज पर हम क्लिक करेंगे तो हमको वो क्या करेगा, रिडायरेक्ट करेगा व्हाट्सएप की लिंक मैंने दी थी इसमें। चेक कर लेते हैं, व्हाट्सएप की लिंक दी थी मैंने इस नंबर के लिए। ये मेरे को आपको बताना था तो मैंने आपको मैसेज किया था ग्रुप पे कि ये कैसे लिंक इसकी जनरेट होगी। तो जब भी आप क्लिक करेंगे उसमें तो उस लिंक पर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब मैं लिंक यहाँ से चेंज कर देता हूँ, google.com। तो ये क्या करेगा, गूगल में हमको रिडायरेक्ट करेगा। बैक करता हूँ, गूगल में रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो इमेज भी या फिर कोई भी एलिमेंट जो कि हम एंकर टैग के अंदर देंगे तो वो एक लिंक के रूप में काम करेगी। उसमें क्लिक करने पर जो भी हमने रेफरेंस दिया है HREF में वो काम करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे जो हमारा चैप्टर है वो है सिमेंटिक एलिमेंट का।
HTML एंटिटीज के बारे में मैंने बता दिया था कि कोई भी सिंबल जो है वो आपको लाना है कीबोर्ड से। आप जो सिंबल टाइप नहीं कर सकते हैं वो उसका एक कोड होता है या फिर उसका एक नंबर होता है। दो टाइप से काम करता है उसका, या तो नंबर होगा और कोड, दोनों होते हैं। तो जो भी आप इंसर्ट करेंगे वो आप अपने HTML टैग में डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको सर्च क्या करना पड़ेगा, HTML एंटिटीज रेफरेंस। ये टाइप करेंगे तो आपको फर्स्ट जो लिंक मिलेगी उसी पे आपको सारे सिंबल मिल जाएंगे। कोई भी सिंबल में आप क्लिक करेंगे या फिर माउस का कर्सर ले जाएंगे तो आपको उसका कोड दिखेगा न्यूमेरिक फॉर्म में, हेक्साडेसिमल फॉर्म में, और कैरेक्टर का कोड दिखेगा, अपना नेम उसका दिखेगा। तो वो जब भी आपको चाहिए तो आप वहां से कॉपी कर लीजिए और आप अपने HTML पेज में उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अगला जो चैप्टर है वो हमारा है सिमेंटिक मार्कअप का। सिमेंटिक मार्कअप क्या करता है कि दो तरह के इसमें भी सेक्शन होते हैं, मतलब दो तरह के इसमें भी एलिमेंट होते हैं, इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन इनका कुछ मीनिंग निकलता है, मतलब कुछ ऐसे टैग HTML5 में ऐड हुए हैं जिनका जो काम तो div की तरह ही करते हैं, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका एक मीनिंग निकलेगा। जैसे कोई वेबसाइट देखते हैं, स्ट्राइप ही ओपन कर लेते हैं। स्ट्राइप, अब स्ट्राइप की वेबसाइट खोला हमने तो देखेंगे ये हमारा नेविगेशन बार होता है जहां पर कि लिंक दी हुई होती है और हम एक पेज से दूसरे पेज में स्विच करते हैं। तो इसको देखिए, इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो ये क्या करेगा, हमको दिखाएगा कि जैसे ये एलिमेंट जहां पर हमको लिंक दी हुई है एक पेज से दूसरे पेज पे, तो इसने कौन सा टैग यूज किया है, नव टैग यूज किया है। तो नव क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ नेविगेशन दिया हुआ। अब देखिए एक चीज और दिखाता हूं, जैसे उसका ये हेड सेक्शन है जो कि हर वेबसाइट के हर पेज पे होगा। जैसे मान लीजिए मैं प्रोडक्ट पेज पे स्विच करता हूं और पेमेंट में जाता हूं, तो ये देखिए जो इसका हेड सेक्शन है, हेडर है, वो सब में कांस्टेंट रहता है, मतलब हर जगह अपना प्रेजेंट रहता है। तो उसने क्या किया है कि हेड सेक्शन को किसके अंदर रख लिया है, हेडर के अंदर। ये हेडर टैग इसने यूज किया है। तो ये हमारा हेडर, जब भी हम इसके ऊपर माउस का कर्सर ले जाएंगे तो हमको दिखाएगा कि हेडर सेक्शन कितना बड़ा है। देखिए 19/3 इंटू 68, तो इसकी जो विड्थ है वो 1903 है और उसकी हाइट क्या है, 68 पिक्सल है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे इसका फुटर सेक्शन जो इसके नीचे होगा, ये फुटर सेक्शन है, तो ये क्या होगा, इसको इंस्पेक्ट करेंगे अपन तो ये किस टैग में दिया हुआ होगा, फुटर सेक्शन में दिया होगा। ये देखिए ये फुटर सेक्शन में इतना कंटेंट हमारा दिया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि एक मीनिंगफुल हम HTML पेज डिजाइन करते हैं। जैसे अब ये क्या होगा कि इसने मल्टीपल सेक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि एक सेक्शन इसने स्टार्ट किया है कहां से कहां तक, ये हेडर के बाद एक सेक्शन स्टार्ट किया होगा इसने। तो ये देखिए हेडर के बाद इसने सेक्शन स्टार्ट किए, ये हेडर क्या हुआ, यहाँ से चालू हुआ और हेडर बंद हो गया यहाँ पर। उसके बाद इसने एक स्क्रिप्ट टैग लिया है, स्क्रिप्ट टैग का यहाँ कोई फिजिकली हमको शो नहीं होगा, लेकिन देखिए सेक्शन आपको शो होगा। तो फर्स्ट सेक्शन इसका ये बना हुआ है, जिसको और छोटा कर लेता हूं तो आपको सेक्शन समझ में आएगा। ये देखिए ये फर्स्ट सेक्शन इसका इतना बड़ा हुआ है, जो कि कलर इसका चेंज हुआ है, आपको देखेंगे तो सेक्शन का ये कलर चेंज हुआ है। ये फर्स्ट सेक्शन है। फिर उसके बाद ये सेक्शन को आप मिनिमाइज करेंगे तो अपना सेकंड सेक्शन स्टार्ट होगा, जिसमें कि उसने कुछ ब्रांडिंग दी है कि कौन कौन से उसके क्लाइंट्स हैं जो कि स्ट्राइप का यूज कर रहे हैं। तो ये दूसरा सेक्शन इसने स्टार्ट किया। फिर तीसरा सेक्शन इसने स्टार्ट किया। इसके बाद देखिए ये यहाँ सेक्शन इसका खत्म हो गया है और दूसरा से अगला इस सेक्शन स्टार्ट किया है, जिसमें कि इसने ये मोबाइल और ये वीजा कार्ड वगैरह
इसने एक पूरे उसको एलिमेंट को बाइंड कर दिया है उस सेक्शन में कि ये मेरा दूसरा सेक्शन है। तो ये क्या करता है, मीनिंग देता है उस HTML ब्लॉक को कि ये हमारा किस टाइप का एलिमेंट है। जैसे और देखते हैं, कोई आर्टिकल लिखा होगा इसमें, जैसे पेमेंट पेज पे जाता है, अब देखिए इंस्पेक्ट किया मैंने, तो हम इसमें div का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन div का यूज करने से हमको क्या होगा, पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा एलिमेंट है, वो क्या कर रहा है। अब देखिए जैसे उसने ये सेक्शन बनाया, एक पहले तो एक मेन सेक्शन इसने बनाया होगा जो कि ये पूरा ये एक सेक्शन होगा। देखिए पूरा एक ये सेक्शन हुआ। अब उसके अंदर भी उसने छोटे छोटे एलिमेंट बनाए और उसको भी उसने क्या नाम दिया है, सेक्शन का नाम दिया। जैसे एक ये दिया, सेक्शन के अंदर उसने फिर एक हेडर लिया है जो कि उस सेक्शन का हेड है, मतलब ऊपर ऊपर होगा, और उसका फुटर भी अगर इसमें होता तो डिफाइन करता। ये इसके लिए हम और एक सर्च कर सकते हैं वेबसाइट अपना MDN HTML। तो देखिए कौन कौन से अपने सिमेंटिक एलिमेंट होते हैं यहाँ पर दिया है। जैसे हेड हो गया, टाइटल हो गया, बॉडी हो गया, हेडर फुटर, ये सिमेंटिक एलिमेंट हो गए जो हमारे वेबसाइट के हेडर को दिखाएंगे कि हेडर क्या है, फुटर क्या है। कोई आर्टिकल हमको लिखना होगा तो किस टैग में लिखेंगे, आर्टिकल। ये काम डिव की तरह ही करेगा, लेकिन हमको एक मीनिंग देगा कि हमने यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ है। फिर ये सेक्शन, कोई भी नया सेक्शन हमको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, उसको सेक्शन टैग में डाल देंगे। ठीक है, फिर है एक असाइड। असाइड एलिमेंट को एक बार हम चेक कर लेते हैं कि असाइड वर्क कैसे करता है। देखिए जैसे हमने एक ये पूरा आर्टिकल अपने लिखा है और वहां दिया है क्या, असाइड। अब इसको आप देख रहे हैं कि ये दो लिखा है द रफ स्ट्रिंग, जो भी यहाँ ये टेक्स्ट लिखा हुआ है वो क्या है कि एक अलग से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे ये पूरा आर्टिकल है, लेकिन जो असाइड में एलिमेंट दिया है ये स्टाइल के थ्रू ही उसने किया है। मतलब इसने जब CSS दिया है तभी ये राइट साइड में गया है और अलग से वो शो हो रहा है। ठीक है ना, ऊपर इसने पैराग्राफ दिया है, फिर एक असाइड एलिमेंट दिया है और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, कि हमने एक साइड में एक एलिमेंट दिया है जो कि हाईलाइट होगा जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, तो ये काम div का ही करता है। अगर हम यहाँ से उसकी पूरी स्टाइल हटा दें तो ये नॉर्मली हमारा div की तरह ही काम करेगा। मतलब HTML हम देखेंगे तो ये पैराग्राफ है और ये div की तरह ही काम करेगा। साइड एलिमेंट जो कि ब्लॉक एलिमेंट है हमारा, तो उसने एक नए लाइन से स्टार्ट कर दिया, और आगे हमारा पैराग्राफ भी ब्लॉक एलिमेंट होता है तो उसने भी एक नया पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब हम उसको स्टाइल देंगे तो अलग से स्टाइल दे सकते हैं हम उस एलिमेंट को, और एक वो मीनिंग भी रिप्रेजेंट करता है कि उस एलिमेंट, वो एलिमेंट क्या है, एक असाइड एलिमेंट है जो कि साइड में हमारा रखा रहेगा। ऐसे ही एक होता है एड्रेस। जब भी हम किसी पेज का या किसी वेबसाइट में किसी कंपनी का एड्रेस देंगे तो वो क्या करेंगे, उसको एक एड्रेस टैग में रख लेंगे। आप डिव में भी रख सकते हैं, स्पैन में भी रख सकते हैं, पैराग्राफ में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एड्रेस में देंगे तो जब भी कोई आपका दूसरा कोई आदमी आपके कोड को देखेगा तो वो समझ जाएगा कोड को ही देख के कि इसके अंदर कोई ना कोई टाइप का एड्रेस लिखा होगा, एड्रेस से रिलेटेड हमारा कंटेंट होगा। ऐसे ही आर्टिकल। अब देखिए आर्टिकल आर्टिकल में क्या है कि हमको जो डेली कोई भी इसमें आर्टिकल देना है, तो क्या किया है कि इसने एक फॉरकास्ट का आर्टिकल बनाया है। तो एक मेन आर्टिकल का भी उसने टैग बनाया है कि इसके अंदर हम आर्टिकल, और ये मल्टीपल इसने आर्टिकल ऐड किए हैं। हम इसमें डिव भी ऐड कर देते तो भी वो ऐसे ही दिखता जब हम CSS लगा देते, लेकिन हमने क्या किया है कि उस एलिमेंट को एक नाम दे दिया है आर्टिकल। तो उससे क्या है कि एक मीनिंग जनरेट होगा कि यहाँ पर हमारा आर्टिकल लिखा हुआ है।
ठीक है, फिर ये हेडर भी देख लेते हैं। अब देखिए उसने क्या किया है कि एक हेडर लिया है। अब यहाँ देखिए आपको इमेज नहीं दिख रही होगी। इमेज क्या किया है इसने, सीएसएस के थ्रू लिया है, बैकग्राउंड इमेज इसने सीएसएस के थ्रू लिया है। लेकिन हम अलग से उसको स्टाइल कर सकते हैं कि ये हमारा हेडर है और जो हमारा मेन सेक्शन है वो उसके नीचे है। तो मेन भी एक क्या है हमारा सिमेंटिक एलिमेंट, जो कि हमारे उस सेक्शन को एक मीनिंगफुल नाम देता है। आप यहाँ डिव का भी यूज करते तो भी चल जाता, लेकिन यहाँ स्टाइल जब आप करते तो क्या करते, यहाँ लिखते डिव का नाम और उसको स्टाइल करते। हर डिव को हमको अलग स्टाइल देना पड़ता। तो इसने क्या किया है कि एक मीनिंगफुल नेम दे दिया है, मेन टैग। ये भी काम करेगा अपना डिव की तरह। मतलब इसको अगर हम हटा देते हैं इसका सीएसएस, देखिए हेडर में ये H1 टैग है, तो इसने क्या किया है कि हेडिंग जैसा हमारा बोल्ड में आता है उसमें दे दिया है। फिर ये पैराग्राफ है और ये क्या है डिव के अंदर है, तो नई लाइन में आया है। हेडर भी एक अपना ब्लॉक एलिमेंट है, तो ब्लॉक एक डिव की तरह काम किया और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया बस। तो हम यहाँ मीनिंगफुल नेम भी दे सकते हैं जिससे कि हमारा जो HTML है वो अच्छा दिखे और पढ़ने में आए सबको। और इसका सबसे ज्यादा काम होता है SEO में। SEO आपको बता देता हूं, SEO इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमारा जो गूगल है वो एक सर्च इंजन है। वो किसी वेबसाइट को रैंकिंग कैसे देता है, जैसे मैंने लिखा STRIP स्ट्राइक, तो वो क्या किया फर्स्ट पेज में ही सर्च करके ले आया। अब क्या है कि उसको ये कैसे पता चला कि ये स्ट्राइप के अंदर ये सब लिखा हुआ है, स्ट्राइप इज एन इराइसिस सर्विस या फिर ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस फॉर इंटरनेट बिजनेस, ये कैसे लिखा है। तो देखेंगे जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ लिखा होगा, जब इसके कंटेंट में कहीं ना कहीं लिखा होगा, चाहे हेड में गए, ये देखिए इसके डेटा के पेज में लिखा है ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग फॉर इंटरनेट बिजनेस, ये स्ट्राइप। तो ये कहीं ना कहीं हमारा पेज में लिखा हुआ होता है और उसको एक मीनिंगफुल, ये देखिए यहाँ टेम्पलेट भी उसने बना के रखा है, तो एक मीनिंग देता है हमारे HTML को जब भी हम कोई सिमेंटिक एलिमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप हम लोग रिवाइज करेंगे और अगले सेक्शन में मैं दिखाऊंगा कि कमेंट और कुछ नए एलिमेंट कैसे हम उसको यूज करेंगे। पिछले सेक्शन में मैंने देखा कि ब्लॉक एलिमेंट और हमारा इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। इस सेक्शन में एक छोटा सा हमारा काम और बच गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद हमारा एक बड़ा चैप्टर होगा टेबल के बारे में और फॉर्म के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप लोग जो हमारा कल होगा तो टेबल और फॉर्म को अच्छे से देखेंगे। आज का एक लास्ट जो टॉपिक है वो मेरा बच गया था, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक सेक्शन स्टार्ट किया डिव और ये दूसरा सेक्शन स्टार्ट किया, तो इसमें हम कमेंट करके रख सकते हैं। इसमें हम कमेंट कैसे यूज करेंगे, कमेंट क्या होता है, वो एलिमेंट होता है जो कि सिर्फ कोड को क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कोई कोड हमारा गलत हो गया है तो उसको अभी के लिए हमको कमेंट करके देखना है। कमेंट मींस कि वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब भी हमारा ब्राउजर उसको HTML के पेज में कन्वर्ट करेगा तो वो क्या करेगा, उसको उस कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, उसको कन्वर्ट नहीं करेगा हमको दिखाने के लिए। तो हमने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया। तो अभी मैं इसको हटा के दिखाता हूँ। जैसे ये वीडियो वाला जो टैग है, मैंने क्या किया है, इसको कमेंट किया है कि ये वाला एलिमेंट हमको फ्रंट एंड में नहीं दिखाना है। तो जब भी आप इंस्पेक्ट करेंगे तो इंस्पेक्ट में भी आप देखेंगे कि वो कमेंट हमारा हमको शो होगा। ये देखिए जैसे ये कमेंट हमको शो होगा। और कमेंट का यूज क्यों करते हैं कि जैसे मान लीजिए
हम एक डेवलपर है, हमने एक वेबसाइट डिजाइन की और इसमें हमने ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को डिफाइन किया है। तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे सुपर स्क्रिप्ट अबाउट सुपर एंड स्क्रिप्ट, और इसको क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। तो जब भी कोई नया डेवलपर होगा या फिर हम ही 1 साल बाद या 2 साल बाद जब इस कोड को देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि मैंने इसमें ये कमेंट को लिखा था कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो किस बारे में है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा शो नहीं करेगा कहाँ, फ्रंट एंड में, लेकिन बैक एंड में मींस कोड में हमारा शो करेगा। तो कोड को, कमेंट को लिखने के लिए क्या करते हैं, हम लेस देन साइन लगाएंगे, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और डबल डैश। हालांकि हमारा जो एडिटर है वो पूरा उसको ऑटो फिल कर देगा जैसे ही हम डबल डैश लगाएंगे। और इंड जब करेंगे तो वो कैसे इंड करेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला पूरा पार्ट हमको कमेंट आउट करना है, तो हमने लेस देन साइन लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, डबल डैश लगाया, और जहां तक का कोड, अभी देखिए यहाँ मैंने स्टार्ट किया है और एंड नहीं किया है, तो उसने क्या किया है कि बाकी जो पूरा कोड था हमारा उसको भी वो कमेंट के अंदर ले लिया है। तो देखिए हमारा आगे का पूरा कोड हिडन हो गया है, मतलब वो ट्रांसलेट नहीं हुआ है HTML के फॉर्म में। तो यहाँ क्या करेंगे, हमको सिर्फ इतना एलिमेंट करना है, तो इसको बंद करेंगे, तो डबल डैश और ब्रैकेट क्लोज मींस ग्रेटर देन साइन। तो वो क्या करेगा, सिर्फ यहां से लेके यहां तक का एलिमेंट ही हमको ब्लॉक करेगा, मतलब कमेंट करेगा। अब बाकी का एलिमेंट हमारा शो होगा, सिर्फ जो हमने सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का जो हमारा सेक्शन था उसको हमने कमेंट किया है, तो वो हमारा यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, अब ये वीडियो टैग, जैसे वीडियो हमने हटा दिया तो वीडियो टैग को भी हम कमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूं, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। आप कोड में, यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में कंट्रोल प्लस प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ये आप प्रेस करेंगे किसी भी लाइन में जाके, जैसे इस लाइन को हमको कमेंट करना है तो क्या करेंगे, इस लाइन में जाएंगे और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे तो वो कमेंट हो जाएगा, और दोबारा से हम कमेंट और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे तो वो फिर से कमेंट हो जाएगा, कमेंट आउट हो जाएगा, और ये टगल होगा, मतलब पहले तो कमेंट होगा और फिर अगर हम दोबारा उसमें करेंगे तो ये कमेंट वहां से हट जाएगा। तो उसके लिए शॉर्टकट कोड क्या होता है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। तो ये हमारा लास्ट का सेक्शन था। अभी तक का किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो, मैंने शॉर्टकट भी आपको बता दिया। जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखते हैं अपन, इंट्रोडक्शन अबाउट सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट, ये मैंने टेक्स्ट लिखा और इसको हमको कमेंट करना है, तो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश ये हमने प्रेस किया, और हमारा जो, हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि क्यों करते हैं कमेंट का यूज। मान लीजिए मैंने ये इतने लाइन का कोड लिखा, ये, सॉरी, इसको व्यू पेज सोर्स करते हैं, व्यू पेज सोर्स, ये मैंने कोड लिखा इतना बड़ा। तो इसमें क्या है कि कुछ चीजें होंगी जो सबके समझ में नहीं आएंगी। मीन्स मान लीजिए ये कोड हमको 2 साल बाद मिलता है, तो हमको कैसे समझ में आएगा कि कोड में किसने क्या किया है। तो क्या होते हैं, अच्छे डेवलपर हर चीज का कमेंट करते हैं कि ये जो हमारा सेक्शन है, जैसे सुपर हिट सबसे ज्यादा यूज किसमें करते हैं, जैसे यहाँ लिख देंगे वो लोग, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट सेक्शन स्टार्ट, और
ये जब बंद होगा वहां भी ये लिख देते हैं एंड। एंड तो ये क्या होता है, हमको रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो ब्लॉक है ये इसमें किस बारे में लिखा है, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट के बारे में। तो जो भी नया डेवलपर होगा या हमको 10 साल बाद भी कोड मिलता है तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये कोड किसने लिखा है और इसमें किस चीज के बारे में बताया गया है। बूट इसको हम W3 स्कूल में सर्च करते हैं कि कमेंट के बारे में वो क्या बताता है। W3 HTML कमेंट टैग W3 स्कूल। ठीक है ना। अब देखो ये क्या करते हैं, HTML कमेंट आर नॉट डिस्प्ले इन ब्राउजर बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर HTML सोर्स कोड। तो हमारा जो HTML का सोर्स कोड है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए यूज होता है कि हर सेक्शन का हम कमेंट दे दें कि ये सेक्शन में हमने किस बारे में लिखा हुआ है। ठीक है ना। फिर ये है HTML कमेंट टैग, यू कैन ऐड कमेंट टैग टू योर HTML सोर्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। तो HTML कमेंट का यूज कैसे क्यों हम करते हैं, यू कैन ऐड कमेंट टू योर HTML सोर्स कोड बाय यूजिंग, ये मतलब यहां से ये सिंबल से हम स्टार्ट करेंगे और इसके बीच में जो भी टेक्स्ट हमारा होगा वो हमारा डिस्प्ले नहीं होगा। नोटिस दैट देयर इज एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट इन स्टार्ट टैग, और स्टार्ट टैग में हमारा ये एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है लेकिन क्लोजिंग टैग में नहीं रहता है, और ये क्या होता है ब्राउजर में हमारा दिखता नहीं है। तो ये इसके लिए यूज क्यों करते हैं, हमारा हमारा विथ कमेंट यू कैन प्लेस नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर टू योर HTML कोड। अब क्या करते हैं कि हम, एक तो होता है रिमाइंडर, हमको मान लो फ्यूचर में याद रखना है, मीन्स मैं क्या कर रहा हूं कि आज एक HTML पेज बना रहा हूं और 10 दिन की छुट्टी में जा रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं उसमें कुछ कमेंट लिख देता हूं कि ये कमेंट है और रिमेंबर टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन हियर। मैंने एक पैराग्राफ लिया है लेकिन इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मैंने अभी ऐड नहीं की है, तो उसने मैंने रिमाइंडर डाल दिया, उसमें लिख दिया कि मुझे याद दिलाए कि इस पैराग्राफ में मुझे और भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। तो एक तो ये यूज हो गया हमारा। फिर है सेकंड हाइड कंटेंट। किसी भी कंटेंट को हमको अगर हाइड करना है तो क्या करते हैं उसको, जैसे मैंने ये 3 पैराग्राफ हमने दिए हैं तो हमने क्या किया, दूसरा वाला पैराग्राफ हमको नहीं चाहिए तो हमने उसको कमेंट कर दिया तो वो हाइड हो गया। यू कैन हाइड एक लाइन या फिर मल्टीपल लाइन को भी आप हाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हमने मल्टीपल लाइन को हाइड कर दिया तो इसमें ये पैराग्राफ टैग और ये इमेज टैग दोनों हाइड हो गए। फिर कमेंट्स आर ऑल्सो ग्रेट फॉर डिबग एलिमेंट। डिबग मतलब उसमें अगर कोई हमको बग फाइंड करना है, कोई इशू फाइंड करना है या फिर उसको हमको पढ़ना ही है तो कमेंट क्या करते हैं, हमको हेल्प करते हैं उस एलिमेंट को या HTML फॉर्म को पढ़ने के लिए। बिकॉज यू कैन कमेंट आउट HTML लाइन इन ऑफ द कोड। अब क्या होता है कि जैसे मान लो हमको कोई एरर ढूंढनी है तो हमारा, जैसे मैंने क्या किया, ये HTML टैग है, अब कहीं पर भी मैंने गलती से एक ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, अब हमारा पेज मैंने बनाया, अब यहाँ देखिए हमारा HTML का यहाँ एक ग्रेटर देन का साइन हमने गलती से लगा दिया। अब हमको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी कि हमने कहाँ पर लगाया। अब ये पूरा पेज आप देख लोगे तो जल्दी से आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप क्या करोगे कि लाइन बाय लाइन उसको कमेंट करके देखोगे कि ये वाली लाइन मैंने कमेंट करी है तो इस लाइन से हटा है क्या, या फिर अपन क्या गए पोयम के नीचे देखे, ये पोयम के नीचे गए तो पोयम के नीचे मैंने क्या किया, इतना ब्लॉक को कमेंट किया और फिर चेक किया तो देखिए वो हट गया, वो ग्रेटर देन का साइन हट गया। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि इस लाइन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इस ब्लॉक को अच्छे से देखेंगे कि इस ब्लॉक में कोई एरर है क्या, तो हमको दिख जाएगा कि ये ग्रेटर देन का साइन एक्स्ट्रा लगा हुआ है इसमें। ठीक, तो इस तरह से हम इसमें बग फाइंड करेंगे
कि कोई भी अगर इशू आता है हमारा HTML में तो वो भी हम कमेंट के माध्यम से हम उसका यूज करके कर सकते हैं। हाइड इनलाइन कंटेंट, अब देखिए ये भी कर सकते हैं आप कि जैसे आपने एक पैराग्राफ लिया है और उसका कुछ पार्ट आपको हिडन करना है। जैसे मैंने एक क्या किया, पैराग्राफ लिया, ऊपर ले लेते हैं तो दिखेगा यहाँ पर SEO के नीचे एक पैराग्राफ टैग लिया, ठीक, और सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउजर में चेक करते हैं, ये हमारा, अब मेरे को इस यहाँ से लेके यहाँ तक का टेक्स्ट कमेंट करना है या फिर हाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड सेलेक्ट करेंगे और वही हमारा शॉर्टकट। यहाँ शॉर्टकट यूज नहीं हो रहा है क्योंकि ये पूरे लाइन को कमेंट कर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टैग स्टार्ट करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। तो अब क्या होगा, वो वाली लाइन यहाँ से हट जाएगी और हमको लेकिन कोड में दिखेगा कि हम कभी फ्यूचर में अगर मान लो उस लाइन को फिर वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ से कमेंट को हटा दिए और वो लाइन फिर से हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ से कमेंट को हटा देते। आप पूछना क्या चाह रहे हैं? आज जो एलिमेंट पढ़ाए गए हैं तो हाँ, उनकी लिस्ट चाहिए, लिस्ट जल्दी आप, जल्दी बताएं तो याद नहीं। अच्छा तो ये आप सर्च कर लीजिएगा MDN HTML, आप सर्च करोगे तो ये जो फर्स्ट लिंक मिलेगी मोजिला डेवलपमेंट नेटवर्क का, तो इसमें आपको ये सारे जो एलिमेंट हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर हेडर, फुटर, आर्टिकल, सेक्शन, असाइड, कैनवास, डेटा लिस्ट, डिटेल्स, तो इसके बारे में हम अब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर और कुछ मैं बताऊं, ये लिख के दे दूं, मैं ये लिंक दे दूंगा आपको ग्रुप पे, तो आप यहाँ से, हाँ ठीक है। हाँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था समझाने का कि हम इंस्टेड ऑफ डिव, मतलब डिव या स्पैन की जगह हम एक मीनिंगफुल टैग वहां दे देंगे जो कि HTML5 हमको प्रोवाइड करता है। तो उससे क्या होगा, उस जो हमारा वो सेक्शन है उसका एक मीनिंगफुल नाम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने अपनी वेबसाइट बनाई, ये वाली learn.solutionpoint.co.in, तो इसमें ये हमारा हुआ हेडर सेक्शन। तो क्यों ना हम जब HTML डिजाइन करते हैं तो एक हेड टैग ले लें और उसमें डाल दें इसको। तो वो क्या होगा, जब भी हम HTML का टैग चेक करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो दिखाएगा कि ये हेडर टैग है, मतलब हेड है। अभी देखिए मैंने ये क्या किया है, डिव से सब कुछ बना दिया, ये देखिए डिव से बनाया है और हालांकि नेविगेशन का यूज किया है मैंने, लेकिन बताया नहीं है कि हेडर कहाँ तक है हमारा, ठीक है। ये हेडर उसके बाद मैंने यूज किया है। तो जैसे ही आप हेडर बनाते हैं तो उससे पता चल जाता है कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है ये हमारी वेबसाइट का हेडिंग पार्ट है, जो कि या तो हर पेज में होगा या फिर इस पेज का मेन कंटेंट होगा, हेडिंग, जहां पर इस पेज की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। तो हेडिंग सेक्शन में ही हम क्या लिखते हैं, जो हमारा H1 टैग लिखेंगे या वेबसाइट के बारे में लिखेंगे। फिर ये वाला जो सेक्शन है वो हमारा अलग सेक्शन है, देखिए हर एक सेक्शन बटे हुए। यहाँ पर काउंटर दिया है तो ये वाला सेक्शन हमारा काउंटर का सेक्शन हो गया है। फिर यहाँ पर हमने अबाउट सेक्शन दिया है, उसके बारे में बताया है। फिर ये थर्ड में, ये थर्ड सेक्शन डिजाइन के बारे में बताया, डिजाइन और कोडिंग के बारे में। तो सारे सेक्शन को हम अलग कर सकते हैं, जैसे ये वाला सेक्शन हमारा अलग है, ये वाला सेक्शन अलग है, और फिर इसके बाद का सेक्शन भी हमारा अलग है, ये देखिए। तो हमने क्या किया है कि डिव से अलग किया है। हम क्या कर सकते थे, यहाँ सेक्शन टैग दे सकते थे, तो क्या होता, वो थोड़ी एक मीनिंगफुल हमको नाम देता कि इसका कुछ मतलब निकलता है। अब जैसे लास्ट में ये फुटर है हमारा, जहां पर की लिंक दी है और ये रिजर्व राइट और ये डिजाइन बाय, ये सब हमारा दिया हुआ है, ये फुटर सेक्शन है। जब भी हम कोई दूसरा पेज खोलेंगे वहां भी हमको क्या है कि वो दिखेगा। जैसे लॉगिन पेज देखते हैं तो हमको
लॉग आउट कर दूं। हाँ, लॉगिन पेज पे गए तो वहां भी हमको ये अपना हेडर सेक्शन माने नेविगेशन बार दिखा, और ये जो फुटर सेक्शन है वो दिखा। तो कभी कभी जब हम आगे पीएचपी पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हर वेबसाइट का जो हम वेबसाइट बनाएंगे उसका हेडर अलग करके रख लेंगे और फुटर अलग करके रख देंगे, क्योंकि ये तो रिपीट होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं ज्यादातर। तो क्या करेंगे, इसको हम अलग कर लेंगे और पेज में इंक्लूड कर लेंगे, हर पेज में। तो हम क्या करेंगे कि सबको मीनिंगफुल एक नेम अगर दे देते हैं तो पढ़ने में आसानी होती है कि वो एक टाइटल है या फिर ये सेक्शन यहाँ से डिवाइड किया गया है। प्रोग्रेस, देखिए प्रोग्रेस का कैसे दिखाता है ये देखिए फाइल प्रोग्रेस, जैसे कोई डाउनलोड है तो उसने प्रोग्रेस टैग ही एक बना दिया, तो ये क्या करता है, डिव के रूप में ही काम करेगा, लेकिन क्या करेगा, वो प्रोग्रेस दिखाएगा कि इसमें क्या है कि इसका मैक्स 100% है और वैल्यू क्या है 70% फिल हो गई। ये देखिए प्रोग्रेस टैग ही HTML में एक दिया है, HTML5 का एक प्रोग्रेस टैग दिया, इसका CSS से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आप सिमेंटिक एलिमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये सारे एलिमेंट आप पढ़ लेंगे। ये जैसे बटन है तो बटन के बारे में हम कल देखेंगे, फॉर्म देखेंगे कल, इनपुट, लेबल, ये लीजेंड, ये है सिमेंटिक एलिमेंट है। ये क्या करता है कि फॉर्म को अलग करता है, जैसे ये फील्ड सेट हुआ और ये लीजेंड। तो इस तरह का फॉर्म भी आप ज्यादातर देखे होंगे गवर्नमेंट की वेबसाइट में दिया रहता है। ये जो सेक्शन है ये आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन है या फिर पर्सनल सेक्शन है या एजुकेशनल सेक्शन है, वो आपका फॉर्म के लिए दिया रहता है। ठीक, तो ये जितने भी सिमेंटिक एलिमेंट है वो आप एक बार पढ़ोगे, आप यूज नहीं भी करोगे तो भी आप डिव के यूज से आप उसको बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे बनाओगे सिमेंटिक एलिमेंट से तो वो अच्छे से रीडेबल होगा, और जो अपना सर्च इंजन है उस वेबसाइट को अच्छी रैंक देता है। किसी भी वेबसाइट के कोड हम चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी वेबसाइट उसके सर्वर में चेंज नहीं होगा, आपके एंड पे बस चेंज होगा। जैसे मान लीजिए ये लीजेंड की जगह हमने इंस्पेक्ट किया और इसके कोड को चेंज कर दिया, एंड कर दिया, ठीक है ना, तो ये वेबसाइट जब आप रिफ्रेश करोगे तो ये फिर से वही हो जाएगा, क्योंकि फिर से सर्वर में रिक्वेस्ट जाएगी और वो हमको रिस्पॉन्स करेगा और वो फिर से नया कोड देगा। तो ये कोड तो आप चेंज करके देख सकते हो कि चेंज हो गया, लेकिन वो सिर्फ आपके एंड पे होगा, ना कि वो सबको दिखेगा कि जैसे आपने इसको एंड कर दिया है तो ये सबको रिफ्लेक्ट करेगा। और कोई क्वेश्चन? इज एलिमेंट एंड टैग्स आर सेम? हाँ, जो मैं एलिमेंट, कभी कभी टैग को एलिमेंट बोल देता हूँ। एलिमेंट मतलब जैसे ये एक, इसको मैंने लीजेंट ना बोल के क्या बोल दिया कि एक ये लीजेंट एलिमेंट है, लीजेंट टैग को मैं एलिमेंट कई बार बोल देता हूँ, तो वो दोनों सेम ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ बोलने का है, मैं टैग की जगह एलिमेंट बोल देता हूँ, आप टैग उसको समझिएगा। और और कुछ है? नहीं है, ठीक है। तो ये कमेंट मेरा थोड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये यूज होता है कि हमको सेक्शन को जब डिवाइड करते हैं तो हम उसके बारे में लिख देते हैं। कभी कभी कोई ये भी लिख देता है कि ये जो पेज हम बनाए हैं वो किस बारे में बनाए हैं, तो ऊपर ही अपना नाम लिख देता है कि मेड बाय तिवारी और उसको कमेंट कर दिए, तो ये हमको बता देगा कि ये किसने बनाया है, सतानंद तिवारी ने बनाया। तो जब भी कोई नया डेवलपर आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो पेज बनाया है वो किस डेवलपर ने बनाया, सतानंद तिवारी ने बनाया है। और यहाँ शो नहीं होगा, मतलब वो किसी को दिखेगा नहीं, लेकिन जो जो डेवलपर होता है वो इन कमेंट्स का यूज करके उस कोड को समझता है। तो कमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे कोड में। आगे आप PHP देखोगे तो हर लाइन में लगभग आपको कमेंट करना पड़ेगा कि वो लाइन हमने क्यों लिखी है, ये बताना होता है। ठीक, तो अभी कोई क्वेश्चन और हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं एलिमेंट को टैग को एलिमेंट बोल देता हूँ कई बार, तो आप उसको टैग ही समझिएगा। और कल हमारा जो मेन टॉपिक होगा
टेबल और फॉर्म के बारे में, तो वो जरूर अटेंड कर लेना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो आगे हमारे जब PHP हम यूज करेंगे तब भी यूज होगा, है ना, तो उसको अच्छे से थोड़ा सा देखेंगे।